स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। सन 2014 में इन्हें साहित्य आत्मकथा चार नगरा तले मांझे विश्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने इस कहानी को कुछ उद्देश्य लिखा था। उद्देश्य है हमें सूर्य, चंद्रमा, तारों एवं ग्रहों के बारे में जानकारी देना। धर्मशास्त्र और आधुनिक विज्ञान के अनुसार ध्रुव तारे की स्थिरता का मुख्य कारण भी बताना। नक्षत्र मंडल की उपस्थिति की जानकारी देना। हम ब्रह्मांड में कई ऐसे तारे हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। इस पाठ द्वारा कुछ जानकारियों को बताने का उद्देश्य किया गया। जैसे खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। जब वो प्रकाश भी लुप्त होने लगता है तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखलाई देने लगते हैं। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि सूर्य की रोशनी में तारे नहीं दिखते हैं। जब सूर्य क्षितिज अर्थात धरती और आकाश का जहाँ मेल होता है उस किनारे को क्षितिज कहा जाता है। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने अर्थात डूबने पर कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश रहता है। जब वह भी प्रकाश लुप्त हो जाता है तो तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के प्रकाश में तारों का प्रकाश समाप्त हो जाता है, इसलिए वे हमें नहीं दिखाई देते। ऐसा माना जाता है कि तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है और तारे हमसे बहुत फुट की दूरी पर हैं। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान होते हैं, परंतु दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं। चंद्रमा का प्रकाश भी खुद का उसका अपना नहीं है, बल्कि सूर्य के बिखराए प्रकाश से वह चमकता है। प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वाले ने कई महत्वपूर्ण बातें देखी। अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, पर एक तारा ऐसा है जो कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर नजर आता है, जिसे हम ध्रुव तारे के रूप में जानते हैं। ध्रुव तारे की आगे उसके जन्म के पीछे एक पौराणिक लोक कथा है, जिसका आज के समाज में बहुत महत्व दिया जाता है। किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी घटनाओं को लोक कथाओं में
गढ़ लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण और विचार आगे चलकर मिल जाते हैं और फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में ही रह जाती है। जिस प्रकार ध्रुव के जन्म की कहानी एक कहानी मात्र रह गई है, जैसे ध्रुव का जन्म कैसे हुआ, आइए समझे। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता के गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर अर्थात दुखी होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की और आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया ना जा सके। वह ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की यह धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश स्रोत हैं जो गेंद के साथ घूमते हैं। अर्थात यदि किसी बॉल पर कुछ चिपका है और गेंद घूम रहा है तो वह भी साथ में घूमेगा। ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता, अर्थात जिस जगह पर गेंद टिका हुआ है वह धुरी जिस बिंदु से वो चिपका हुआ है और जहाँ से वो गोल गोल चक्कर काट रहा है वह धुरी बिंदु पर होने के कारण ध्रुव तारा नहीं घूमता। यदि आप एक उंगली रखकर बॉल को घुमाते हो तो जिस जगह पर उंगली है वो जगह आपके उंगली के पास ही रहेगी। इस प्रकार ध्रुव तारा भी किसी के चक्कर नहीं लगाता, वह अटल है। गेंद की सतह पर 2 बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहते हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया था, जिस धारणा को यूनानी निरीक्षक ने बनाया। उन्होंने अपने आर्यभट्टीय में यह दलील दी, यह बात बताई कि जिस प्रकार नदी के तट पर किनारे पर स्थिर वस्तु को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। इसलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर है और पृथ्वी ही अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। लेकिन तत्कालीन एवं आर्यभट्ट के बाद के विद्वानों ने उनकी दलील को नहीं माना।
ग्रहों के घूमने की पहेली सुलझी। 17वीं सदी में जब योहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वह नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जबकि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देता है। यानी तारों के पटल पर कुछ इने गिने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा पटल पूर्व के पश्चिम को सरकता नजर आता है। इन्हें ग्रह कहते हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लैनेट यानी घुमक्कर कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। तारापटल पर या सूर्य की दिशा में तुलना करने पर ग्रह कभी आगे पीछे जाते दिखाई देते हैं, और इसी धारणा को योहान केपलर ने अपने निरीक्षण से सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वह नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रहों की विचित्र गति को देखकर सामान्य मानव में यह धारणा बना ली है कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है, जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते हैं। पर इसी धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति होती तो हो सकता है इसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफ़ी निकट है, परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण उन्हें और दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है। यह संभव है कि अन्य तारों की भी ग्रहमालाएं होती हैं। ग्रह पास है, तारे दूर है, लेकिन ये दूरियां हैं कितनी लंबी। सन 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ज्योतिर्विद ने तारों की दूरियां नापने के लिए पैरेलैक्स विधि की सफलतापूर्वक अपनाया। पैरेलैक्स विधि से तारों की दूरियों को नापा जाता है। तो यह थे हमारे आज के अध्याय। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारों का टूटना आदि के बारे में जो मिथक बातें, झूठी बातें समाज में फैली हुई है, यह पाठ उन मिथकों का शमन करता है, अर्थात उन झूठों को शांत करता है। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को लेकर जो जिज्ञासाएं हैं, उनमें से कुछ का शमन करने में यह पाठ सहायक है। अर्थात मानव के अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं इनको लेकर है, वो उनको शांत करने में सहायक है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम कुछ और पढ़ेंगे। धन्यवाद।